1856 में अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह पर हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर उनकी नवाबी छीन ली और नवाब को लखनऊ छोड़कर कलकत्ता भेज दिया गया। नवाब के काफिले के पीछे पीछे कई लोग कानपुर तक दुख भरे गीत गाते हुए चले। इस दुख की घड़ी में वाजिद अली शाह ने एक ठुमरी लिखा जो आज भी लोकप्रिय है। बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए रे। लेकिन अवध के लिए ये अंत नहीं, एक नया शुरुआत था। वाजिद अली शाह ने अपने नवाबी के दौर में परी खाना बनवाया था। इसमें सुंदर लड़कियों को लाकर नृत्य और संगीत का प्रशिक्षण दिया जाता था। नवाब के हरम के लिए एक लड़की को खरीदा गया था जो फैजाबाद के एक मजदूर गुलाम की बेटी थी। नाम था मुहम्मदी बेगम। मुहम्मदी बेगम का प्रमोशन कर उसे परी खाना में भेज दिया गया, जहां उसका नाम महक परी कर दिया गया, क्योंकि परी खाना की सभी लड़कियों के नाम के साथ परी लगाया जाता था। नवाब वाजिद अली शाह कला का महान संरक्षक था। जल्द ही वो महक परी पर मोहित हो गया और उसके साथ मुताह निकाह यानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया। वाजिद अली शाह की ऐसी कई पत्नियां थीं। इनमें से जब भी कोई पत्नी पुत्र को जन्म देती थी तो उसका दर्जा बेगम का हो जाता था। 1845 ईस्वी में महक परी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम विरजिस कद्र रखा गया। किस्मत ने करवट बदल ली और बंधुआ गुलाम की बेटी अवध की बेगम बन गई। अब उसका नाम बेगम हजरत महल कर दिया गया। लेकिन ये अच्छे दिन ज्यादा दिनों तक नहीं रहे और घरेलू राजनीति के प्रभाव में नवाब ने 1850 ईस्वी में अपनी 9 पत्नियों को तलाक दे दिया, जिसमें बेगम हजरत महल भी शामिल थी। उसकी सभी संपत्ति और ओहदे को छीन लिया गया, लेकिन उसके विरोधियों को यह मालूम नहीं था कि भाग्य एक और करवट लेने वाला है, जिसमें बेगम हजरत महल राजनीति के केंद्र में आ जाएगी और भारत के इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए अंकित कर लेगी। कुछ ही सालों बाद अवध का विलय ब्रिटिश भारत में कर लिया गया। नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया गया। अवध के नवाब लोगों के पसंदीदा थे। अंग्रेजों द्वारा किए गए अन्याय ने लोगों को नाराज कर दिया। नवाब की तलाकशुदा बेगम हजरत महल लखनऊ में ही रह जाती है। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने एक नए राइफल, इनफील्ड राइफल का इस्तेमाल शुरू किया था, जिसके कारतूस के बारे में लोगों को ख्याल था कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, जिस कारण सिपाहियों में विद्रोह की घटनाएं आम हो गई। मंगल पांडे की शहादत ने देश भर के लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ, जिसके बाद अगले दिन दिल्ली के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर भी विद्रोह में शामिल हो गए। विद्रोह का दायरा बढ़ते बढ़ते अवध तक पहुंच गया। अवध के विद्रोहियों को एक नेता चाहिए था, नेता जो उन्हें संरक्षण भी दे और संसाधन भी उपलब्ध करा सके, साथ ही एक कारण भी दे जिसके लिए लोग एकजुट हों। अवध के नवाब वाजिद अली शाह तो नहीं थे, लेकिन उनका उत्तराधिकारी जरूर था। इस कारण नेतृत्व की जिम्मेदारी हजरत बेगम महल के कंधों पर आ गई और उसका बेटा विरजिस कद्र, जो इस वक्त महज 12 साल का था, उसे अवध का नवाब घोषित कर दिया गया। मेरठ के विद्रोह के 20 दिन के अंदर अंदर विद्रोहियों का कब्जा पूरे लखनऊ पर हो गया। लखनऊ में मौजूद अंग्रेज अधिकारियों के जान खतरे में पड़ गए। विद्रोहियों ने हर जगह अंग्रेजों को भगा भगा के मारा था। लखनऊ के कमिश्नर ने अंग्रेजों को आलमबाग पैलेस में रेजिडेंसी में शरण लेने के लिए भेज दिया। रेजिडेंसी के किलेबंदी को मजबूत किया गया। बेगम की सेना लगातार रेजिडेंसी पर हमला करती रही। रेजिडेंसी के अंदर अंग्रेज अपना बचाव भी कर रहे थे और बाहरी सहायता की प्रतीक्षा भी। बेगम ने अपनी वीरता और जज्बे से इंकलाब की एक ऐसी दास्तां लिखी जो हमेशा सुनाई जाएगी। बेगम का साथ दिया अवध के बहुत से तालुकेदारों और आम जनता ने।
इन सब की मिली जुली फौज ने अवध में अंग्रेजों से टक्कर लेने का इरादा कर लिया था। लखनऊ में 1857 क्रांति की पहली बड़ी लड़ाई 30 जून को चिन्हट में हुई। 30 जून को लखनऊ के कमिश्नर लॉरेंस को पता चला कि करीब 5000 विद्रोही सैनिक शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। लॉरेंस ने आनन फानन में इनका सामना करने के लिए करीब 600 सैनिकों को जमा किया। दोनों सेनाओं के बीच लखनऊ से 6 मील बाहर चिन्हट में भिड़ंत हुई, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों की बुरी तरह से हार हुई। इसके बाद विद्रोहियों ने लखनऊ की पूरी तरह से घेराबंदी कर दी। विद्रोहियों का हौसला बहुत बढ़ गया था। 3 दिन बाद विरजिस कद्र को अवध की राजगद्दी पर बैठाया गया। उस समय चूंकि वो बालिग नहीं था, इसलिए राजकाज की पूरी जिम्मेदारी उनकी मां बेगम हजरत महल पर आ गई और उन्हें लखनऊ का रेजिमेंट घोषित किया गया। जैसे ही चिन्हट में अंग्रेज सैनिकों के हारने की खबर फैली, विद्रोही सैनिक लखनऊ पहुंचना शुरू हो गए। अगले 8 महीनों यानी मार्च 1858 तक हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोहियों का नेतृत्व किया। इस बीच 3 महीनों तक 37 एकड़ में फैले रेजिडेंसी की घेराबंदी की गई, जिसके अंदर 3000 ब्रिटिश बच्चे, सैनिक, असैनिक, भारतीय सैनिक, उनके समर्थक और नौकर मौजूद थे। इस दौरान आधे से ज्यादा अंग्रेज रेसिडेंट के अंदर ही मारे गए, यहां तक कि कमिश्नर लॉरेंस भी रेजिमेंट के अंदर ही मारा गया। विद्रोह के इस दौर में बेगम हजरत महल ने लखनऊ में नियमित रूप से दरबार का आयोजन किया और इस दरबार में अवध के शासन और प्रशासन के लिए निर्णय लिए जाते थे। अवध विद्रोह का बहुत बड़ा केंद्र था। अक्टूबर 1857 तक दिल्ली में विद्रोह का दमन कर दिया गया था। इसके बाद अंग्रेजों ने अपना ध्यान अवध को विद्रोहियों से मुक्त करने के लिए लगाया। कोलिन कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजों ने लखनऊ के सिकंदरबाग पर हमला किया। यहां प्रतिशोध कर रही भारतीय टुकड़ियों में एक दलित महिलाओं की भी टुकड़ी थी। पासी समुदाय की उदा देवी इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रही थी। उदा देवी ने अकेले सिकंदरबाग में करीब 36 अंग्रेजों को मार गिराया। अंग्रेज कुछ दिनों तक तो सिकंदरबाग पर कब्जा बनाए रखने में सफल रहे, लेकिन बेगम हजरत महल के लगातार प्रतिरोध ने अंग्रेजों को यहां से भगा दिया। इन्हें भागते देख विद्रोहियों का उत्साह बढ़ गया और जनवरी 1858 तक विद्रोहियों की संख्या बढ़कर 1 लाख तक हो गई। महारानी विक्टोरिया ने बेगम को सुलह के प्रस्ताव दिए, लेकिन बेगम ने इसे अस्वीकार कर दिया। बेगम ने शहर की प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए थे। कैसरबाग की सुरक्षा के लिए चारों तरफ एक खाई बनाई गई, जिसमें गोमती नदी का पानी भर दिया गया था। अंग्रेज भारत के दूसरे हिस्से में विद्रोह को दबाने में लगातार कामयाब हो रहे थे, लेकिन लखनऊ में प्रतिरोध जारी था। लेकिन मार्च 1858 तक अंग्रेज बहुत मजबूत हो गए थे और लखनऊ में भी भाग्य अब उनके साथ था। अवध के हजारों विद्रोहियों के शहादत के बाद ही अवध पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो सका। बेगम अपने समर्थकों के साथ अवध छोड़ने पर मजबूर हो गई, लेकिन अवध के लिए प्रशासन की कोशिश करती रही और सैनिकों को वेतन भी मिलता रहा। लेकिन जब उम्मीद की कोई रोशनी नहीं बची, तब बेगम नेपाल चली गई। यहाँ जंग बहादुर का शासन था। अंग्रेजों के डर से जंग बहादुर ने उन्हें केवल तभी नेपाल में शरण लेने की अनुमति दी जब वो हथियार डाल दे, लेकिन बेगम इसके लिए तैयार नहीं थी। इसके बदले बेगम ने जंग बहादुर को अपनी कुछ संपत्ति और आभूषण देकर नेपाल में शरण लिया। अंग्रेजों ने क्रांति के बाद बेगम को भारत लौटने के लिए कई बार प्रस्ताव दिया, जिसमें उन्हें माफी और पेंशन देने की बात कही गई, लेकिन बेगम ने इनकार कर दिया। 1889 में उनकी मृत्यु नेपाल में हो गई। उन्हें काठमांडू के जामा मस्जिद के पास एक अज्ञात कब्र में दफना दिया गया। इस मस्जिद के निर्माण में बेगम ने मदद की थी और इस मस्जिद का नाम हिंदुस्तानी मस्जिद उस देश के सम्मान में रखा गया था जिसे वो बहुत प्यार करती थी।
और जिसके लिए उसने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। उनके पुत्र विरजिस कद्र को अंग्रेजों ने माफी दे दिया और उसने अपनी बची हुई जिंदगी कलकत्ता में बिताया।